नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर उनके पुण्य स्मरण के लिए मैंने पिछली बार प्रेरणा कहानी का पाठ किया था। आज मैंने चुनी है दो बैलों की कथा। इसी तरीके से 2-3 कहानियाँ और हैं, उनका मैं भविष्य में कभी पाठ करूँगा ऐसे ही किसी अवसर पर। दरअसल मैंने वो कहानियाँ चुनी हैं जिनको पढ़ते हुए किशोरावस्था में 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था में पढ़ते हुए मेरी आंखों में आंसू आए थे और मेरा गला रुंधा था। इन कहानियों ने मेरे किशोर मन को कहें या बाल मन को कहें, मानवीय संवेदनशीलता के लिए उत्प्रेरित किया था, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता के कुछ विशेष बीजों का आरोपण किया था। और आज दो बैलों की कथा का पाठ चुनने के पीछे एक और कारण है जो मैं इसके पाठ के बाद आपको बताऊंगा। कहानी थोड़ी लंबी है और दूसरी कहानी की अपेक्षा। चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपका पहले से आभार व्यक्त करता हूं कि लंबी कहानी है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा हूं कि ये आपके लिए हो सकता है रुचिकर ना हो और आप लाइव में से छोड़कर जाने को विवश हों। इसलिए मैं पहले से वीडियो बना रहा हूं जो अपलोड होगा। आप निश्चिंत होकर बिल्कुल खुले हुए दिल से सुन सकेंगे, देख सकेंगे या छोड़ सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। ये कहानी मैंने भी 11-12 वर्ष की उम्र में पढ़ ली थी, क्योंकि मेरा शौक़ हुआ करता था। बड़े भैया लोग गांव के जो बड़ी कक्षाओं में होते थे तो उनकी हिंदी की पुस्तक, कहानी की पुस्तक मैं पढ़ लिया करता था। तो ये जो कहानी जब मैंने पढ़ी थी तो मुंशी प्रेमचंद जी ने गधे के बारे में जो उसकी विशेषताओं को बताकर उसे ऋषितुल्य रखा है, ये बात मेरे जहन में तब घर कर गई थी। और आज भी मैं जब तब गधे का उदाहरण इसी परिप्रेक्ष्य में देता हूँ। गधे के इस स्थायी भाव वाले गुण को मनुष्य के लिए आदर्श बताते हुए मैं अपने छात्रों से बात करता हूँ कि सुख दुख में निर्लिप्त रहिए, बिना किसी आवेग संवेग के या विकार के अपने काम में संलग्न रहिए, जैसे गधा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी वैसे ही लंबी है, मैं और बात करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे को समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया।
लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कुछ ही कम गधा है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाता है, और भी कई रीतियों से वो अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का ये कौशल आपने देख लिया होगा। और एक जानवर के मानसिकता का मानवीय परिप्रेक्ष्य में, मानव जाति के परिप्रेक्ष्य में कितना सुंदर, कितना सटीक, कितना तार्किक विवेचन किया है। क्या तो उनका पर्यवेक्षण रहा होगा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते रहते हैं। कितनी गहरी सूक्ष्म पकड़ है, केवल मनुष्य में ही नहीं, मनुष्य के तमाम प्रकारों में ही नहीं, समाज में व्याप्त अनेकानेक अच्छे बुरे चरित्रों पर ही नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी बैल और गधे पर भी उतनी ही सूक्ष्म दृष्टि रखते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील डोचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीव में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींगें भी मिला लिया करते, विग्रह के भाव से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। गोई माने जोड़ी, बैलों की गोई कहा जाता है, तो बैलों की जोड़ी, गोई माने जोड़ी। हमारे भी गांव में जब हम नैनीताल ज़िले के तराई में प्रवास करने लगे थे, अपने उत्तराखंड से प्रवास कर भूस्खलन से तमाम ज़मीनों के बर्बाद हो जाने के कारण हम जो विवश हुए थे उत्तराखंड की ही तराई में, तो वहाँ थारू जनजाति के बीच का प्रवेश था, तो वहाँ वो लोग गोई कहते थे जोड़ी को। खैर, बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता। बैलों की जो डोरी होती, रस्सी जो उनके नाथ से भी जुड़ी होती, नाथ या नकेल से, उसको पगहिया बोलते हैं। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगानों से लगते थे।
दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ा तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और हाँ, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया हूँ। पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ लेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। जोरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। क्या बात है, विद्रोहमय स्नेह। जोरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गोल, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, ये एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। भैया के यहाँ गए थे ना, तो उसे गुस्सा आना लाजमी था। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरू ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि ये लोग तुम जैसे बुद्धों की तरफ बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जोरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। खैर, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वो ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का अपमान ऐसा कभी न हुआ था। झूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा के नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमी के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया,
नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा मूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हृदय को मानो भोजन मिल गया। शब्दों का आघात गलत हो जाए तो मर्म सामने नहीं आ पाता है, कभी कभी ये हो जाता है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की वो बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वो बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, तो बताओ आज रस्सी तोड़ाकर भाग चलें? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लें, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराह खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाया भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया। वे और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी तो बेताशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। खैर, अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, ये सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है,
उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती ने नजर नहीं आती, इन्हीं की तरफ तो आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान कैसे बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-10-11 होता है, और जो दौड़ा है फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेता हूं, तुम पीछे से रगे, तो दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। जो ही मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। तो जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर ही न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जीत चाहता था कि बच्चों को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। पहले घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचो। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों साथ फंसेंगे, और रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र काजी हौज में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ में ही नहीं आता था ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी ही हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना हो चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ ना होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हौज का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का ये उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार लिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत पड़ी,
फिर तो वो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने पूरी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सर पर भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों पर खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं पकड़ लिए जाए तो हरज क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वो सब हमें आशीर्वाद देंगे। ये कहते कहते मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, वही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वो कौन है और क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्या दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ेल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से दंडक जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। हाँ, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं 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 नहीं,
दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें भरते हुए घर की ओर दौड़े। वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। मतलब थान जहाँ जानवरों को बांधने का छप्पर ऊपर एक जगह होती है, कभी खुले में भी होती है, उसको थान बोल लिया जाता है। हमारे उत्तराखंड में भी थान बोला जाता है। थान दो तरह की चीज़ें होती हैं, या हमारे यहाँ तो वैसे गोठ होता है जिसके अंदर जानवरों को रखा जाता है। चलिए खैर, ये बातें ज़्यादा विस्तार ले लेंगी, आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम ले आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए ले आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव से बाहर निकल जाने पर वो रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा। आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता है। और जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे होते हैं। इसलिए कि हम इतने सीधे होते हैं। ज़रा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे को चूम लिया। कहानी का अंत होता है। इस कहानी से लगाव तो सभी कहानी से, जिसने भी भीतर संवेदनशीलता को जन्म दिया, खाद पानी दिया, वही कहानी हमारे लिए ऑक्सीजन हो गई, हमारे मन के लिए। शरीर की ऑक्सीजन है, ये सब भी तो मन की ऑक्सीजन है। लेकिन गांव से हूँ, किसान परिवार से हूँ। घर में गाय भैंस बैल सब रहते ही थे, और हमारे घर में भी 14-15 वर्षों के बीच में दायरे में कम से कम 10-12 गोई बैलों की आई गई। और एक जोड़ी हमारी थी, लहुरा और कबरा। जैसे हीरा और मोती, लहुरा और कबरा, वो हमारे यहाँ वर्षों बरस रही, वर्षों बरस। और अभी मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको। इस कविता का शीर्षक तो है, किस पाताल में धंस जाऊं। और इस कविता को लिख पाने की हिम्मत में मुंशी प्रेमचंद जी की जो बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी, उनमें से एक यही है। ये इस कहानी की प्रेरणा शक्ति में, मेरी कविता की प्रेरणा शक्ति बन गई, क्योंकि मैं बहुत आहत हुआ था। हमारे किसी भाई ने, सृजनकर्मी सहकर्मी भाई ने कहा था, आप हमारा दर्द उस तरह से नहीं बयान कर सकते, आप वैसा नाटक नहीं लिख सकते, लिखेंगे भी तो झूठा ही होगा अगर आप हमारे वर्ग के बारे में लिखेंगे, क्योंकि हमने जो भोगा है वो आपने नहीं भोगा है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मैं जो भी तर्क देता वो स्वीकार्य न होते तो। लेकिन उस दिन मेरा मन बहुत व्यथित हुआ और घर आकर मैंने कविता लिखी। आप सुन लीजिएगा, मैं उसके बाद ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। किस पाताल में धंस जाऊं, सोचता हूं किस पाताल में धंस जाऊं, जब कोई मुझसे कहता है कि तुम कह ही नहीं सकते मेरा दुख मुझसे बेहतर।
क्योंकि तुमने नहीं भोगा जो मेरे पूर्वजों ने भोगा है। मेरे मन में आया, पता नहीं कैसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने खुद बैल ना होकर भी दो बैलों की कथा में जीवंत कर दिया था बैलों के हृदय स्पंदनों को, उनके रोम रोम से फूटती वेदना और संवेदना को। और पता नहीं कैसे मेरी आंखों से आंसुओं की धार फूटी थी जब मैंने पहली बार उस कहानी को पढ़ा था, जबकि मैं भी तब बैल नहीं था और अब भी नहीं हूं मैं बैल। हाँ, तब हमारी गौशाला में तो बैल थे, आप थान कह सकते हैं, जो थान अभी मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है। हाँ, तब हमारी गौशाला में दो बैल थे, उनके नाम हीरा और मोती नहीं, लहुरा और कबरा थे। खेत जोतने के बाद जब पिताजी उनके कंधे से जुआ उतार कर मालिश करते थे उनके कंधों की, उसी समय हम भाई बहनों में से किसी एक का काम होता था लहुरा और कबरा को तत्काल चना और जौ के आटे का पिंडा खिलाना। पिंडा खाने के बाद वे जिस भाव से हमारा हाथ चाटते थे, लगता था जैसे अपनी भाषा में आशीर्वाद दे रहे हों हमें और आश्वस्त कर रहे हैं कि खेत जोतने की थकान इस प्रेमालाप से मिट गई है। और हम गौरवान्वित हो जाते थे कि हमारे घर में लहुरा और कबरा है। प्रणाम।